मेरा नाम पीएम मेहता है। मैं दिल्ली पीतमपुरा में रहता हूँ। मैं 47 का एक भूतपूर्व हूँ जो पूरी कथा आपको बताना चाहता हूँ। पीछे पाकिस्तान में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम साहवाल था। वहां का रहने वाला हूँ। हमारा एरिया जो है वो काफी दो चीजों के लिए मशहूर था। एक तो पाकिस्तान से जो नमक निकलता है, जिसका पहाड़ है, वहां पर खिवड़ा नाम से स्टेशन का नाम है। दूसरा एक किटासरा जगह है, वहां पर बैसाखी के दिन हर साल मेला लगता है। 47 में जब पार्टीशन हुआ तो मैं उस समय 10.5 साल का था और मुझे मालूम नहीं था कि पार्टीशन होता क्या है, क्योंकि गांव के स्कूल में पढ़ते हैं उस समय बच्चों की इतनी नॉलेज होती नहीं थी कि पार्टीशन क्या होता है। जब पार्टीशन हुआ तो मुसलमानों ने जुलूस निकाला स्कूल के बच्चों को लेके। मैं भी उनके साथ हो लिया। मैंने भी कहना शुरू कर दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ समय बाद हमारे गांव में कुछ लोग मेरे पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि जी आसपास के गांव वाले आपके ऊपर अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि आपका बहुत संपन्न परिवार है और आपका बहुत बड़ा घर है, आपके पास बहुत सामान है। वो आपको लूट लेंगे और आपका पैसा ले जाएंगे और आपको मार भी देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूरे गांव वाले जब तक हम हैं तब तक आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन पिताजी ने कहा कि आपके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे अच्छा तो हम यहां से अप्लाई नहीं कर जाए। कुछ वहां पर मुसलमानों के पीर होते हैं। उन्होंने पिताजी से कहा कि आप हमारे घर में आ जाओ जब तक आप यहां से कैंप में नहीं जाते। पूरी फैमिली के साथ में हम लोग उनके घर चले गए। एक हफ्ता उनके घर में रहे और हमारा घर इतना बड़ा था कि 1 एकड़ में, जिसमें मैं आपको अभी थोड़ी देर में अपने घर की फोटोज दिखाऊंगा। 1 एकड़ में घर था और 200 आदमियों के रहने का, खाने का इंतजाम हमारे सिर्फ घर में ही हो जाता था। अगर कोई मेहमान आते थे हमारे घर में, हर 6 महीने बाद अष्टमी के ऊपर यज्ञ होता था, उसमें बाहर से लोग आते थे। तो हमने कभी भी किसी से बाहर से कोई सामान नहीं लिया। 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान के मिलिट्री, बलोच मिलिट्री हमें लेने के लिए आई। तो मिलिट्री आने से पहले मेरे पिताजी से किसी ने कहा कि जो आपके पास पैसा है वो आपसे छीन लेंगे और आपका सोना भी छीन लेंगे। हमारे पास उस समय 50,000 रुपया कैश और 5 किलो सोना था। सारा पैसा पिताजी ने अपने एक दोस्त के पास रख दिया और उससे ये कहा कि आप हमारे अगले दिन कैंप में आके दे जाना। बलोच मिलिट्री हमको कैंप में ले गई। डिस्ट्रिक्ट जेलर का एक तहसील टाउन है पिंडदार खान, वहां पर कैंप लगाया गया। सारे हिंदुओं को आसपास के गांव से इकट्ठा करके उस कैंप में रखा गया। अगले दिन जब पिताजी ने किसी से जिक्र किया कि मैं पैसा वहां छोड़ा हूं, सोना भी वहां छोड़ा हूं, तो रिश्तेदारों ने कहा वो पैसा आपके पास नहीं आएगा। अगले दिन उनका दोस्त वो पैसा भी दे गया और 1 महीने का राशन भी दे गया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पिंडदार खान से फिर 3 ट्रेनें हमको इंडिया वहां से भेजने के लिए चली। पहली ट्रेन सरदारों की थी। सरदारों की ट्रेन में जगह थी, लेकिन
पिताजी ने कहा कि इस ट्रेन में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि ट्रेन में सरदारों को ऊपर सबसे पहले अटैक होता था। जिनको आज पाकिस्तान गले लगा रहे हैं उनके ऊपर सबसे पहले अटैक करते थे। दूसरी ट्रेन में हमको जगह नहीं मिली, लेकिन पहली ट्रेन जब चली तो बाई चांस हिंदू मिलिट्री आ गई, उस ट्रेन के साथ आई, उसको कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हुई, वो सेफली इंडिया आ गई। दूसरी ट्रेन में हमको जगह नहीं मिली। तीसरी ट्रेन जो है वो ट्रेन क्या थी, ओपन वैगन थे, उनके पास डब्बे पैसेंजर डब्बे नहीं थे, उन्होंने मालगाड़ी के डब्बे, ओपन डब्बे, उनको ओपन डब्बे जो जिसमें आप देखते होंगे मेरठ में गन्ना जब आता है ओपन वैगन में, उस तरह की वैगन थी जिसमें 100 से 150 आदमियों को बिठा के हमें वहां से 23 तारीख को 23 सितंबर को वहां से सुबह चलाया गया। शाम तक हम कामोकी स्टेशन पहुंचे, लेकिन रास्ते में एक वजीराबाद स्टेशन आता है पाकिस्तान में, उसके फ्लाईओवर के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आगे बच के नहीं जाओगे। हमें थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन उस समय हम कुछ कर नहीं सकते थे। कामोकी स्टेशन के ऊपर शाम को गाड़ी आई, वहां सारे रात वहां रोकी रखी उन्होंने। रात को हमें मालूम होता रहा कि कुछ मुसलमान हथियार लेके हमारी ट्रेन के दोनों तरफ देखते हुए और आगे सिग्नल की तरफ जा रहे हैं। वो सिग्नल की तरफ चले गए। सुबह गुजरांवाला स्टेशन जो है, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाले में एक कामोकी स्टेशन पड़ता था, तो वहां से पुलिस आई, उन्होंने कहा आपके पास जो हथियार है वो दे जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप हथियार हिंदुस्तान ले जा नहीं सकते। तो हमने सारे हथियार उनको दे दिए। हथियार देने के बाद उन्होंने कहा कि आगे कुछ मॉब है, हम उनको हटाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने मॉब को क्या हटाना था, उन्होंने कहा कि आप अटैक कर सकते हो इस ट्रेन के ऊपर। सुबह 10 बजे हमारी ट्रेन के ऊपर अटैक होना शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने जवान लड़कियों को निकाला, फिर जो पैसा था सब लूटना शुरू कर दिया। इस पीरियड में 2 मुसलमान आपस में बात करने लगे कि भाई तुम्हारा बेटा कोई नहीं, तू इसको ले चल, लड़के को बेटा बना लेना। तो बाई चांस मैंने जब सामान हमारे पैक हो रहा था, एक रिस्ट वॉच मिली मुझे, वो मैंने अपने पॉलिश की डब्बी में लेके जेब में रख ली। मैंने कहा मेरे से घड़ी ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा लाओ घड़ी दे दो। घड़ी वो जब रखने लगे तो एक औरत के जेवर देखे, उन्होंने वो जेवर उतारने में लग गए। इन द मीन टाइम मेरे चाचा जी ने मुझे बुलाया, अपनी छाती के नीचे छुपा दिया और अपनी पगड़ी खोल के ऐसे ऊपर डाल दी, ताकि पता ना चले वो कहाँ गया है। अगर मैं उनके साथ चला जाता तो मैं भी आज नमाजें पढ़ता होता और आप लोगों से मुलाकात नहीं होती। ट्रेन के ऊपर इन द मीन टाइम इसमें ट्रेन में से अगर यंग लड़का कोई निकल के भागता था तो बलोच मिलिट्री हमारे साथ थी, वो उनको गोली मार देती थी। फिर नरसंहार ऐसा शुरू हुआ कि जैसे गन्ना काटते हैं ट्रेन में, ऐसे उन्होंने लाठियों से, बरसों से, तलवारों से काटना शुरू कर दिया। मेरे 14 फैमिली मेंबर्स थे, जिसमें से 11 फैमिली मेंबर्स को मैंने अपने सामने मरते हुए देखा। मुझे मेरे चाचा जी को तलवार से मारा गया और उनका तलवार का अगला पोर्शन मेरी गर्दन पर लगा हुआ है। वो एक जख्म इतना गहरा नहीं था कि मैं बच गया। जब वो थक गए मार मार के और अपना पैसा वैसा सब लूट लिया उन्होंने, तो लूटने के बाद में उन्होंने कहा कि बलोच मिलिट्री से हम थोड़ा दूर चले जाते हैं, आप जो भी जिंदा बचे हैं इनको स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ले आओ, इनको वहां मार देंगे।
प्लेटफॉर्म पर हम लोग सारे जो भी जख्मी थे या जो बचे हुए थे 400-500 आदमी, टोटल 3000 ट्रेन में था, 400-500 आदमी बचे थे जो जिनका 400-500 आदमी जो बचे हुए थे प्लेटफॉर्म पर लाए गए। उनको मारने का पूरा प्रोग्राम बना हुआ था। बाई चांस कामोटी स्टेशन से मिलिट्री, हिंदू मिलिट्री पास हो रही थी, वो स्टेशन पर आ गई। वो हम लोगों को उन्होंने बचाया और हम लोगों को गुजरांवाला हॉस्पिटल में भेज दिया गया। गुजरांवाला हॉस्पिटल में जो जख्मी ज्यादा जख्मी थे उनको मुसलमान मिलिट्री डॉक्टर्स जो थे उन्होंने इंजेक्शन देके मारना शुरू कर दिया। 8-10 वहां पर हिंदू जूनियर स्टाफ था। उन लोगों ने कहा कि आप लोग जो है इनसे दवाइयां वगैरह मत लीजिए, कोई इंजेक्शन मत लगाइए, हम सारी रात आपकी मदद पूरी करेंगे। मेरे चाचा जी का जो जब तलवार से मारा वो सारा खून मेरी कमीज के ऊपर गिरता रहा, तो मैंने कमीज उतार के फेंक दी। मैं 24 घंटे बगैर कमीज के रहा। हॉस्पिटल में ये प्रोग्राम बना था कि 2-3 दिन के अंदर अंदर इनको इंडिया भेज दिया जाए, लेकिन बाई चांस वहां पर फ्लड आ गया, रोड और रेलवे लाइन जो है ना उसमें ब्रीचेज हो गई। ये 24 सितंबर को की ये सारी घटना है, जिसको हम 24 सितंबर को ब्लैक डे मनाते हैं। हॉस्पिटल में हालत ये थी कि 500 आदमी पहुंच गए, खाना कहां से लाए? एक रोटी सुबह, एक शाम को थोड़ी सी ऊपर दाल डाल के हमको मिलती थी। मेरे पिताजी के पास 234 रुपए सिर्फ रह गए थे, जिसमें से मैं थोड़ा थोड़ा बाहर जाके कोई फ्रूट ले आता था। मैं बचा था, मेरे पिताजी के जख्मी हो गए थे, मेरे चाचा जी की छोटी लड़की थी 3 साल की, उसको प्रॉब्लम ये होगी, उसको भूख ज्यादा लगने लगी। एक रोटी हमको सबको मिलती थी, दूसरी रोटी के लिए हम तरसते थे। हम मिन्नत, पिताजी जाके मिन्नत करते थे कि बेटी के छोटी लड़की के लिए एक रोटी कम से कम दे दो। 3-4 दिन के बाद एक मुसलमान औरत खाना बना के लाई फ्री बांटने के लिए। हमने कहा इसमें जहर होगा, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हम भुगत चुके थे सारी बात। उसने कहा कि मैं खाना मैं खुद खाती हूँ, पहले अगर जहर होगा तो पहले मैं बनूंगी। उस दिन तो हमने खाना ले लिया, लेकिन अगले दिन कांग्रेस वाले ये कहते हैं ना कि आरएसएस का जन्म ही 47 के बाद में हुआ है। 47 में गुजरांवाले शहर में आरएसएस वाले कपड़े और खाना लेके हॉस्पिटल में आया, हम लोगों को बांटा गया। 15 दिन हम लोग हॉस्पिटल में वहां रहे। 15 दिन रहने के बाद में अमृतसर से ट्रक आए, ट्रकों में हमको बिठाकर अमृतसर लाया गया। अमृतसर पहुंचने के बाद में अब हमारे पास कोई न रहने की जगह थी, न खाने के लिए कुछ था। मुझे बाई चांस हमारे पिताजी को मालूम हुआ कि हमारे मौसा जी 47 में एसपी पुलिस थे। उनकी पोस्टिंग अम्बाला में हुई थी। हमें किसी ने बताया कि अम्बाला में ऐसे ऐसे एसपी मिस्टर मेहता है। हम लोग अम्बाला गए। मेरे एल्डर ब्रदर, मेरी मदर और मेरे भाई साहब की वाइफ और एक छोटा बच्चा, वो डिफेंस सर्विसेज में काम करते थे। वो रावलपिंडी में थे, वहां से भाई दिल्ली आ गए थे। वो ढूंढते हुए मुझे वहां पहुंचे के बाद में हमको मथुरा ले गए। मथुरा में हम 1.5 साल रहे। वहां से रुड़की शिफ्ट हुए। रुड़की में मैं स्कूल में पढ़ता रहा। उस समय हमारी व्यथा ये थी कि हमारे घर में पढ़ने के लिए कुर्सी तक नहीं थी। मैंने पिता से कहा कि एक कुर्सी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कुर्सी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कबाड़ी के पास गया, वहां से 2 रुपए की कुर्सी खरीद के लाया पढ़ने के लिए। मेरी स्कूलिंग रुड़की हुई। मेरठ से मुझे मैं इस डॉक्टर साहब के इसलिए रिक्वेस्ट मानी कि मेरठ से मुझे लगाव है। मैं 6 साल मेरठ में पढ़ा हूँ। मेरठ कॉलेज से मैंने
पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। वो उसके बाद में मैंने 15-16 साल DCM की जॉब करी, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि मैं पिछले 40-45 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने 15 साल की उम्र से कमाना शुरू किया था। आज 72 साल हो गए मुझे, अभी तक मैं अपना पार्टीशन का कल्प्रिट जो है, मैंने 3 लोगों को मानता हूं। सबसे बड़ा कल्प्रिट महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तीसरा कल्प्रिट जिंदाल। महात्मा गांधी को मैं इसलिए सबसे बड़ा कल्प्रिट मानता हूं कि उसने कहा था मेरी लाश के ऊपर पार्टीशन होगा, लेकिन उन्होंने चुपके से एग्रीमेंट जाके साइन कर दिया, और साइन करने के बाद में पार्टीशन हुआ। 1.5 करोड़ के लगभग रिफ्यूजी जो है इंडिया आए, उसमें 20 लाख आदमियों का पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में कत्ल हो गया। 10-12 साल पार्टीशन के बाद में हम लोगों ने अपना ऐसा कमाना शुरू किया। एक इंसिडेंस में और आपको बताता हूं कि 47 में जब पार्टीशन हुआ तो चांदनी चौक में लालों की दुकान, मार्केट लालों की होती थी, तो रिफ्यूजी ने उनके आगे जाके दुकानें लगानी शुरू कर दी। तो कोई भी कस्टमर जो है ना, वो बाहर से ही सामान लेके चला जाता था। सारे लाला लोग हमारे होम मिनिस्टर जो पटेल साहब थे, उनके पास गए कि जी हम तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, रिफ्यूजी ने हमारी जगह घेर ली। जब उन्होंने पूरी व्यथा सुनी, क्योंकि जो नाना लोग थे वो 25% कम से मार्जिन में कम काम नहीं करते थे। रिफ्यूजी अगर 2 बोरी चीनी की लाए हैं तो चीनी की कॉस्ट बेच देते थे, 2 बोरी खाली के ऊपर भी अपना गुजारा कर देते थे। जब पूरी कहानी उन्होंने सुनी, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, पटेल जी ने, उन्होंने कहा मेरे पास सोल्यूशन आ गया है, आप ऐसा करो, आप रिफ्यूजियों की दुकानें दे दो, आप बाहर बैठ के अपनी दुकानें लगा लो। नाना लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन 10-15 साल तक इतनी मेहनत करी लोगों ने। पहले हम लोग शरणार्थी कहा करते थे, हमें लोग शरणार्थी कहते थे, बाद में हम लोगों को ही पुरुषार्थी कहने लगे। पार्टीशन के टाइम में इसलिए सबसे ज्यादा मेहनत लोगों ने करी कि जितना इन्वेजन हुआ था वो वेस्ट से हुआ था। जितने वहां से लोग मुगलों ने अटैक किया, उससे पहले जितने मुसलमानों ने अटैक किया, सारा सिंध, पाकिस्तान में पंजाब और हरियाणा से होते दिल्ली आते थे। तो और उसके टाइम से डिस्ट्रिक्ट जेनब जो है पाकिस्तान में, वो सबसे ज्यादा वॉरियर माना जाता है, और मैक्सिमम जनरल्स जो है ना, इवन इन इंडियन आर्मी इन्होंने प्रोड्यूस की है डिस्ट्रिक्ट जेनब में। जैसे हम लोगों में आप सारे सेक्टर्स में रिफ्यूजीज ने जाके अपना पैर जमाने की कोशिश करी। दवाइयों की फैक्ट्रियों में, जैसे सिस्टोपिक कंपनी है मिस्टर दत्ता की, उनका इस समय 1200 करोड़ के करीब टर्नओवर है। और फिल्म लाइन में भी पंजाबियों ने काफी जाके अपनी धाक जमाई है। इंडस्ट्री में, मोहन मेकिंग में, उसके बाद में आर्मी में काफी लोग रहे। इसीलिए मैं 24 सितंबर को हमेशा ब्लैक डे मनाना की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन अपने सारे परिवार के 11 मेंबर्स को खोया था, और उनका
क्रियाक्रम भी नहीं कर सके, ये हमारी व्यथा है। मैं इन शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।